नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं काशी में। काशी तो आप जानते होंगे, शायद मुझे ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। ये दुनिया का एक ऐसी आस्था और संस्कृति का प्रतीक बना हुआ है कि लोग बाहर से आ ही रहे हैं। यहाँ पर यहाँ की जो जनता है वो भी कुछ चुनौतियों से जूझ रही है। तो हम जानते हैं यहाँ के विधायक विधानसभा क्षेत्र कैंट आता है और हमारे साथ है सौरभ श्रीवास्तव जी। इनसे मुलाकात आपको करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। ये बताइएगा सौरभ जी की जैसे जनता चुनौतियों से जूझ रही है, तो जाहिर बात है आप विधायक है, तो आप भी उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो कौन सी चुनौतियां सबसे ज्यादा है बनारस में? जनता इस समय किसी चुनौती से नहीं जूझ रही है। जनता चुनौती से तब जूझ रही थी जब 15 वर्षों तक सपा और बसपा का शासनकाल चल रहा था जी। काशी मोक्ष और धर्म की नगरी है जी। काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। काशी को उसकी महत्ता के अनुरूप जो सम्मान मिलना चाहिए था, सपा बसपा की सरकारों ने नहीं दिया। कारण एक ही था, सरकार भले लखनऊ में सपा और बसपा की बनती थी, काशी की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताती थी। तो यहाँ पर अपनी हार का बदला लिया सपा और बसपा की सरकारों ने। कोई बड़ी विकास की परियोजना आने नहीं दी। यदि आई भी गई, आ भी गई तो उसे लटकाया गया, भटकाया गया। तो काशी बहुत ही दुर्दशा में थी। ये तो भला हो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने काशी को अपने क्षेत्र के रूप में चुना। 14 में वो आए, काशी की जनता ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और उसके बाद जो विकास की गंगा जमुना सरस्वती बही, बड़ी बड़ी परियोजनाएं अलग आई, गली चौराहे अलग ठीक हुए। आज पूरी काशी हमारी विश्व के फलक पर चमक रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से आप समझ लीजिए, पहले 10 से 12 हजार जो श्रद्धालु आते थे, अब वो औसतन 1 लाख प्रतिदिन आ रहे हैं। और त्योहार के दिनों में जैसे सावन हुआ, शिवरात्रि हुई, नवरात्रि हुई, त्योहार के समय ये बढ़ के 8 लाख 10 लाख तक आंकड़ा चला जाता है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से काशी की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। काशी के रिक्शे वाले, ठेले वाले, टेम्पो वाले, ढाबे वाले, गुमटी वाले, रेस्टोरेंट वाले, ट्रैवल एजेंट, बनारसी साड़ी वाले, किसी भी तरह का व्यवसाय करने वाले, सबकी आय में वृद्धि हुई है। और इन व्यवसायों से जुड़े जो लोग हैं, जिनका रोजगार इसमें है, वो सबकी आय में कई गुने की वृद्धि हुई है। अब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो एक समस्या आएगी कि सड़क पे ट्रैफिक बढ़ेगा। ट्रैफिक की तो सड़क में ट्रैफिक को ठीक करने के लिए, संभालने के लिए जो उपाय मोदी जी ने किए, वो अपने में एक पूरी कहानी है। मोदी जी ने पूरे बनारस में पुलों का जाल बिछा दिया। रामनगर से सामने घाट का एक पुल है जो 2002 में बनना शुरू हुआ था। 2002 से 2007 तक स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की सरकार, 2007 से 2012 तक मायावती जी की सरकार और 2012 से 2017 तक अखिलेश जी की सरकार। 15 वर्षों में ये पुल नहीं बन पाया। लेकिन बस वो बनाते नहीं थे, वो बार बार एस्टिमेट रिवाइज करते थे और उसमें अपने पैसे निकालते थे। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था पुल। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, रिकॉर्ड 8 महीने में पुल बन के तैयार हो गया। फिर मामूरगंज मंडवाडी का पुल, फिर कैंट रेलवे स्टेशन के सामने पुल, फिर लहरतारा से आपका फुलवरिया होते हुए शिवपुर तक का पुल। पुलों का जाल बिछा दिया। अभी कजाकपुरा का पुल बन रहा है, अभी मंडवाडी चौराहे पे पुल स्वीकृत हो गया है, भिखारीपुर तिराहे पे पुल स्वीकृत हो गया है, सुंदरपुर चौराहे पे पुल प्रस्तावित हो गया है। बीएचयू के सामने एक अंडरपास का मैंने प्रस्ताव दे दिया है, क्योंकि वहां मालवीय जी की प्रतिमा है। बहुत हम लोग सम्मान करते हैं। अभी दिया, कुछ महीने हो गए। पीछे सिंहद्वार है बीएचयू का, इसलिए वहां फ्लाईओवर नहीं बनाया जा सकता, तो मैंने वहां अंडरपास का प्रस्ताव दिया है। तो बीएचयू काशी में निरंतर पुल ही पुल बनते चले जा रहे हैं और इन पुलों के फ्लाईओवरों के कारण एक अंडरपास स्वीकृत हो गया मंडवाडी में, एक फुटओवर ब्रिज स्वीकृत हो गया रेलवे पे। तो यातायात को जितना स्मूथ कर सकते हैं उतना स्मूथ कर रहे हैं। और आप जिस जगह की बात कर रही हैं कि जहां बहुत रश है, बहुत ट्रैफिक है, वहां ठीक करने के लिए मोदी जी ने रोप वे दे दिया है। 3 स्टेशन बन चुके हैं, 2 स्टेशन बन रहे हैं। बहुत जल्द कम समय लगेगा, मतलब अपने और ये जान लीजिए, ये पूरे विश्व की तीसरी शहरी रोपवे परियोजना होगी। बोलीविया और कोलंबिया के बाद
भारत तीसरे स्थान पे है और भारत में काशी है जहां शहरी रोपवे परियोजना आ रही है। इस परियोजना के आने के बाद हमारा ट्रैफिक और स्मूथ हो जाएगा। तो मोदी जी ने सबकी चिंता की, उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना के हमारी धर्म और आस्था का सम्मान किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद हमारी काशी की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, उन्हीं के कारण हुई। और सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे पर्यटन क्षेत्रों का विस्तार हुआ। नमो घाट बनाया मोदी जी ने, 1.5 किलोमीटर लंबा घाट, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा सबसे लंबा घाट हमारी काशी में है। सामने घाट में घाट बनवा दिया, रामनगर में घाट बनवा दिया, रामनगर में बंदरगाह बनवा दिया। 80 घाट बिल्कुल कूड़े और मलबे से दबा हुआ था, मोदी जी ने श्रमदान शुरू किया। आज वो काशी का विश्वनाथ मंदिर में जितने श्रद्धालु आते हैं उतने 80 घाट पे श्रद्धालु आते हैं। हर समय भरा रहता है, हर समय रोशन रहता है। जितने 84 घाट भाजपा बनारस के पुराने थे, इन सब पे गंदगी रहती थी, कूड़ा रहता था, पशु लौटते थे और किसी के बैठना वहां संभव नहीं था। आज मोदी जी ने अलग अलग कंपनियों को CSR में देके ये सारे घाट स्वच्छ करा दिए। सारे घाट एक हैपनिंग प्लेस की तरह चमक रहे हैं। पार्क में जाने से ज्यादा लोग घाटों पे आते हैं। घाटों पे चाय की दुकानें लगी हुई हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है और एक घाट किनारे की जनता को एक अलग स्थान मिल गया है बैठने का। तो क्रूज चलाए, 2 क्रूज चलाए, 2 बड़ी फेरी चलाई, तो पर्यटक बढ़ रहे हैं, तो उनकी सुविधाएं भी हम बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की पर्यटन की अस्थायी समिति का सदस्य भी हूँ, तो मैंने और भी कई सुझाव दिए हैं काशी में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए और पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए। बहुत जल्दी वो भी आपको सामने नजर आएगा। बनारस रेलवे स्टेशन पहले मड़वाड़ी था, आप गूगल कर लीजिए, पहले की साल में था, अभी की साल में है। हमने बनारस रेलवे स्टेशन बनाया है जिसमें हर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए लिफ्ट है, हर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एस्केलेटर है। तो हम अगर पर्यटन के या धार्मिक पर्यटन के केंद्रों का विकास कर रहे हैं तो वहां बड़ी संख्या में लोग आएंगे, उनकी सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं। दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। आप अभी जो ट्रैफिक बनारस में देख रही हैं, आज से कुछ समय पहले ये इसका 10 गुना दिखता था, चलने की जगह नहीं होती थी। अतिक्रमण भी बहुत था, मुझे ये तो अतिक्रमण भी बहुत हटाया गया है, अस्थायी अतिक्रमण भी हटाया गया है, अस्थायी अतिक्रमण भी हटाया गया है। निरंतर इस पे आगे भी कार्रवाई चल रही है। बहुत सारी सड़कें हैं जिनके चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी चला गया है, जैसे आपका गिरजाघर चौराहे से जनान होते हुए भोलूपुर बहुत सकरा मार्ग है, इसके चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव गया। ऐसी और भी बहुत सारी, अपने गुरबाग के पास, अपने कमच्छा के पास, अपने रथ यात्रा से महमूदगंज वाली रोड पे जहां जहां ब्लॉकेट है वहां वहां हम चौड़ीकरण कर रहे हैं और सभी सड़कों को लोगों के चलने लायक बना रहे हैं। बिल्कुल इसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता कि 2014 से पहले का बनारस और अब का बनारस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और लोग खुश भी हैं इससे। और जिस तरीके से अब ट्रैफिक भी एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि लोग भी बाहर से आ रहे हैं। एक बड़ा पुल छूट गया, एयरपोर्ट को जाने का जो रास्ता था। जी जी जी, संत अतुलानंद विद्यालय से एयरपोर्ट पहुंचने में 40 मिनट लगते थे। मेरे घर से एयरपोर्ट पहुंचने में 1.5 घंटे लगते थे। आज मेरे घर से एयरपोर्ट पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं और संत अतुलानंद से एयरपोर्ट पहुंचने में तो 15 मिनट लगते हैं। तो मोदी जी ने जो पुलों का जाल बिछाया, इससे काशी में शहर के किसी भी स्थान से एयरपोर्ट की दूरी मात्र आधे घंटे की रह गई। और एयरपोर्ट वाला फ्लाईओवर तो लगता है जैसे हम दुबई में आ गया हूँ। तो पूरी एलिवेटेड रोड ऊपर बना दी उन्होंने। बहुत खूबसूरत, तो गजब का काम किया है मोदी जी ने। जी जी बिल्कुल। और विधायक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे विपक्षी सबसे पहले एक मुद्दा उठाते हैं रोजगार का। उनका कहना है कि रोजगार नहीं है। खैर, बनारस में हमारे व्यापार बहुत है, छोटे व्यापार भी काफी हैं, बड़े व्यापार भी हैं। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो अगर रोजगार की दृष्टि से जो कंपनियां थोड़ी बहुत आई भी है, क्योंकि कंपनियां ज्यादा है नहीं, जो कंपनी आई भी है उसमें भी बाहर के लोगों को रखा जा रहा है, बनारस वालों को नहीं रखा जा रहा है। ऐसा मुझे जनता से सुनने में आया। तो इसके पीछे का क्या है, सच्चाई है या नहीं? सबसे पहली बात, ये पूरा देश सभी देशवासियों के लिए खुला हुआ है। हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता नहीं है जो कहेंगे कि मुंबई में यूपी और बिहार के लोग नहीं आ सकते। हमारी काशी तो विश्व की राजधानी है, ये सभी के लिए खुली है, सभी देशवासियों के लिए खुली है। सभी देशवासी, काशी वाले मुंबई में जाके नौकरी कर सकते हैं, गुजरात में जाके नौकरी कर सकते हैं और गुजरात और मुंबई वाले काशी में आके नौकरी कर सकते हैं। ये देश में कहीं कोई
ऐसी ऐसी बाध्यता नहीं है कि यहाँ काम हो तो बाहर के लोग नहीं आ सकते। अब रोजगार की जब आप बात करेंगी तो आपको किसी शहर का नहीं लेके पूरे प्रदेश या देश का सोचना चाहिए। मैं आपको उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण देता हूँ। एक समय था उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार से होती थी। जी बिल्कुल। किसके बिहार से? नीतीश जी के बिहार से नहीं, लालू जी वाले। लालू जी के बिहार से। और उस समय जैसा बिहार में क्राइम सीन था वैसा ही उत्तर प्रदेश का क्राइम सीन था। जैसे बिहार में होड़ मची रहती थी, कितने मर्डर हो सकते हैं, कितने अपहरण हो सकते हैं, कितनी वसूली हो सकती थी, अपराधी भी अपने गोल गुट में अपने अपराधियों को अपराधी संगठन टारगेट दिया करते थे। वही स्थिति काशी की थी। और काशी की तुलना इसी पे होती थी कि इस साल बिहार में ज्यादा मर्डर हुए कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा मर्डर हुए। तो ये उत्तर प्रदेश और काशी की उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना अपराध के पैमाने पे होती थी। उत्तर प्रदेश में एक ही उद्योग धंधा था, अपहरण उद्योग। उत्तर प्रदेश में रोजगार शून्य हो गया। हमारे युवाओं की मजबूरी हो गई कि उन्हें बाहर जाना पड़ा। कोविड का एक टाइम ऐसे आया जब जिन प्रदेशों में हमारे युवा सेवा दे रहे थे उन प्रदेशों में से उन्हें वापस आना पड़ा, उन्हें अपने घर लौटना पड़ा। और जब वो घर लौटे तो न सिर्फ हमने उनके भोजन का प्रबंध किया, मोदी जी और योगी जी की सरकार ने फ्री राशन दिया। और वो फ्री राशन की स्कीम कोविड से अभी तक चल रही है। फ्री राशन दिया, रोजगार दिया, गांव गांव में नरेगा के थ्रू रोजगार दिया। मोदी जी ने योगी जी ने उद्योग धंधों को आमंत्रित किया। और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योगपति आए जिन्होंने यहाँ आके निवेश किया। और उनके निवेश के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिला। अब अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया, स्वयं को योग्य नहीं बनाया, तो इंटरव्यू में हो सकता है बाहर के प्रदेश से आए किसी व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी, उसे नहीं मिलेगी। हम ये कतई नहीं कर सकते कि आप काशी के हैं या गाजीपुर के हैं या जौनपुर के हैं, आप यूपी के हैं, इस नाते से कोई बड़ी कंपनी यहाँ आ रही है तो उसके रोजगार में उसको यहीं के लोगों को रखना पड़ेगा। ऐसा करके तो हम उस उद्योग धंधे की प्रोडक्टिविटी को ही कम कर देंगे। कौशल सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी। और मैं आपको बताऊं, मैं पेशे से व्यापारी हूं। मैंने आज से 25 वर्ष पूर्व व्यापार शुरू किया था। जिस समय शुरू किया था उस समय मेरे पूरे खानदान में कोई व्यापारी नहीं था। मैं अपने पूरे खानदान का पहला व्यापारी था। मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे करो। और आज तो मोदी जी और योगी जी की सरकार बच्चों की हाथ पकड़ के चल रही है, अंगुली पकड़ के चल रही है। जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन फ्री में दे रही है, जिससे उनको पढ़ाई करने में आसानी हो। जब वो पढ़ाई करके निकल रहे हैं तो कौशल विकास मंत्रालय के थ्रू वो जैसे अब इस हाथ की उंगली को देखिए, इसमें 5 उंगलियां हैं, ये पांचों एक बराबर नहीं है। लेकिन ये एक बराबर नहीं है तभी मुट्ठी अच्छी बन रही है। अगर इन्हें एक बराबर कर दिया जाए तो मुट्ठी बनेगी ही नहीं। इसी तरह से हमारे देश की स्थिति है। हमारा युवा सब एक बराबर नहीं है, सबके अलग अलग हुनर है, सबके अलग अलग योग्यता है। उसको उसकी योग्यता के हिसाब से काम देने का कार्य कौशल विकास मंत्रालय कर रहा है। युवाओं को बस सोचने की जरूरत है कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं। सरकार उनको उस लाइन में आगे बढ़ाने के लिए खड़ी है। सरकार पढ़ाने के बाद कौशल विकास मंत्रालय के थ्रू सिखा रही है, सिखाने के बाद मुद्रा योजना के थ्रू उन्हें लोन दे रही है। बिना सिक्योरिटी के लोन देने वाली ये पहली सरकार है विश्व की जो किसी युवा से सिक्योरिटी नहीं मांग रही है, जमीन के पेपर नहीं मांग रही है। सिर्फ वो युवा कहता है कि हम ये काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर उसे लोन दे रही है और उस लोन से बड़ी संख्या में लोग स्वरोजगार कर रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि वो ये कहे कि हमारे प्रदेश में जितने युवा है सबको हम सरकारी नौकरी दे देंगे। ये संभव ही नहीं है। निजी क्षेत्र में रोजगार का सृजन और स्वरोजगार का सृजन, यही 2 तरीके हैं जिनसे हम बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। और हमारी सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। एक बार 80 घाट पर मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, ऐसे ही मीडिया इंटरव्यू ले रही थी। वहां पे एक लड़के ने खड़ा होकर कहा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने कहा तुमने कोर्स क्या किया है? उसने अपने कोर्स का नाम बताया। मैंने कहा तुम अब सिलेबस रहने दो, तुम्हारे इस कोर्स में सब्जेक्ट क्या क्या थे वही बता दो। वो अपने सब्जेक्ट्स के नाम नहीं बता पाया। ऐसे युवाओं को ही नौकरी नहीं मिल रही है या वो रोजगार नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने अपने
तैयारी के समय पसीना नहीं बहाया। एक कहावत है, युद्ध की तैयारी में अगर आप पसीना अधिक बहाते हैं तो आपका रक्त कम बहता है, लेकिन जिसने अपनी तैयारी में पसीना बहाया ही नहीं उसको तो आगे फेस करना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, फिर उसके बाद कोई भी सरकार उसको तो झेलना ही पड़ेगा। जी, तो विधायक जी, ये गंगा माँ के लिए हमारी कई सारी योजनाएं चल रही थी, जिसे उसमें क्या क्या आगे बढ़ा अब तक? देखिए, एक मैं माँ गंगा के किनारे का युवक व्यक्ति हूँ और मैं जब से होश संभाला हूँ तब से माँ गंगा पे जा रहा हूँ। मैं जाता था, पानी गंदा मिलता था, लेकिन श्रद्धा है, हम उसी में स्नान करते थे, चले आते थे। मेरी मौसी जी का देहांत हुआ, उनके कोई बच्चा नहीं था, मुझे ही बच्चे की तरह मानती थी, तो उनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए मैं घाट गया था। जब सारा क्रियाक्रम करके मैं डुबकी लगाने गया तो मैंने देखा कि मैं कमर तक खड़ा हूं और मुझे मेरे पैर दिखाई दे रहे हैं, और माँ गंगा में जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो आपके पैर को टच करती हैं, वो मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। ये मेरे अब तक के जीवन में पहली बार हुआ, और इसका कारण ये है कि मोदी जी ने माँ गंगा की सफाई को मिशन के रूप में, अभियान के रूप में लिया। मोदी जी ने माँ गंगा से जुड़े, देखिए, पाप तो किया पूर्ववर्ती सरकारों ने कि सीवर लाइन बिछाई और सीधे माँ गंगा में डाल दी, उद्योग धंधे बनाए और सीधे माँ गंगा में डाल दिए, और गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक लगातार ये काम किया। मतलब उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक जितने भी शहर हैं उन सारे शहरों की सीवर लाइन माँ गंगा में डाल दी। ये पाप तो किया पिछली सरकारों ने। मोदी जी की सरकार तो इन सीवर लाइनों को टैप कर रही है, इन नालों को टैप कर रही है, टैप करके इन्हें एसटीपी से जोड़ रही है, और एसटीपी से इनके जल को शोधित करके फिर माँ गंगा में डाल रही है। अभी आप काशी की बात करें तो मुझे लगता है, मेरे पास अभी तुरंत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 65% सीवर नालों को हमने टैप कर लिया है। 35% अभी भी बचे हैं, उन्हें भी टैप करने की तैयारी चल रही है। ये बड़ा कठिन काम है। गंगा पहले से बहुत ज्यादा स्वच्छ हुई है, और एक दिन आएगा, हमारी आपकी आंखों के सामने आएगा कि माँ गंगा बिल्कुल स्वच्छ होंगी, निर्मल होंगी। हम माँ गंगा की तलहटी में देख सकेंगे। ये सिर्फ मोदी जी और योगी जी की सरकार में ही संभव है, और ये होकर रहेगा। तो अभी तो जैसे बिहार में चुनाव है, तो उसमें क्या लग रहा है आपको बिहार चुनाव का? हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, बिहार की जनता ने जो जंगल राज देखा है, मुझे लगता नहीं कि जनता को उसे भूलना चाहिए। जिस तरह की स्थिति थी, माफिया राज, गुंडा राज, जंगल राज, अपहरण, फिरौती, बहुत बुरे हाल में था बिहार। और आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को सुशासन दिया है। बिहार आज प्रगति कर रहा है, बिहार आज आगे बढ़ रहा है। बिहार आज ये सोच पा रहा है कि देखिए, बिहार में प्रतिभा बहुत है, बिहार के युवक बहुत प्रतिभाशाली है, उनके पास अवसर नहीं था, और उनको वहां पे अवसर तो जान दीजिए, उनका तो मतलब शोषण होता था। इस नाते से बिहार के युवा को पलायन करना पड़ता था, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था। आज जैसे उत्तर प्रदेश की गाड़ी विकास पर राह पर है, वैसे ही बिहार की गाड़ी भी विकास की राह पर है। तो लालू यादव जी के समय का जो बिहार था, वो बिहार सबकी जानकारी में है, सारे बिहारवासी उसे जानते हैं। मुझे लगता नहीं कि बिहारवासी जाति या किसी और समीकरण के नाम पर वोट देंगे। बिहारवासी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वोट देंगे। अगर बिहारवासी ये तय करेंगे कि उन्हें नेताओं के बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो वो राजद को वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर वो तय करेंगे कि उन्हें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से उन्हें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल की जनता ऐसे भी बहुत जागरूक है। सौरभ जी, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा आ रही है? देखिए, मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये चंदौली बॉर्डर से शुरू होकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय होते हुए, मतलब मेरा क्षेत्र एक ऐसा अनूठा क्षेत्र है जिसमें क्षेत्र के बीच में से माँ गंगा बहती है। माँ गंगा की उधर भी मेरा क्षेत्र है, इधर भी मेरा क्षेत्र है। चंदौली बॉर्डर से शुरू होकर माँ गंगा को पार करते हुए, बीएचयू पार करते हुए, पूरा शहर पार करते हुए वरुणा नदी के कोने तक ये क्षेत्र जाता है।
तो इसमें बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो विकासशील है, नई नई कॉलोनियां बनती चली जा रही हैं, भगवानपुर, जनकपुर, कोदोपुर, नए नए कॉलोनियां बस्ती चली जा रही है माँ गंगा के किनारे। तो इस नाते से विकास के लिए धन की आवश्यकता भी बहुत है। पहले सपा बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में विधायक आप बन भी गए तो आपके पास विधायक निधि के सिवा कोई राशि नहीं होती थी, तो जिस तरह से क्षेत्र का विकास चाहिए नहीं हो पाता था। लेकिन जब से मोदी जी की, योगी जी की डबल इंजन की सरकार आई, तब से विकास के लिए धन की अनुपलब्धता समाप्त हो गई। अब आपको सिर्फ प्रस्ताव देना है और सरकार वो काम कर देती है। हमारे क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बाढ़ की थी जी। एक एक महीने तक, 2-2 महीने तक लोगों का पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबा रहता था। सामने घाट भगवानपुर। और लोग या तो छत पे रहते थे तिरपाल डालकर, या वहां से चले आते थे अपने किसी रिश्तेदार के, या होटल में जाके रहते थे। मैंने एक फ्लिपर गेट, एक वहां ज्ञान प्रवाह के बगल में नाला है जिस नाले से माँ गंगा का जल बैक आता था, मैंने वहां एक फ्लिपर गेट बनवा दिया। 2021 में शुरू किया, 22 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद जितनी बार भी काशी में बाढ़ आई, पूरे सामने घाट भगवानपुर क्षेत्र में एक बूंद पानी नहीं आया, एक बार भी नहीं। करोड़ों रुपए बाढ़ राहत पे खर्च होते थे, सामग्री वितरण पे खर्च होते थे। यहाँ भी मैं आपको बताना चाहूंगा, 17 के पहले जब भी बाढ़ आई, हम लोग, मैं स्वयं 5 नाव किराए पर लेता था और उनपे सारी बाढ़ राहत सामग्री अपनी पॉकेट से खरीदता था। हर बाढ़ में 4 से 5 लाख रुपए मेरे खर्च हो जाते थे और मैं ये सामग्री का वितरण करता था। जब से अपनी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जब भी 17 के बाद बाढ़ आई, पूरी राहत सामग्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भेज दी। नाव भी सरकारी लग गई, सरकार ने उसका भी प्रबंध किया कि नाव से लोग जा सकें। 1 रुपया किसी सामाजिक कार्यकर्ता का नहीं खर्च हुआ और सरकार ने पूरी बाढ़ राहत अपने फंड से करा दी थी। तो मैंने एक फ्लिपर गेट बनवा दिया, मात्र 3 करोड़ की लागत से वो गेट बना और आज एक 50-60 हजार की आबादी बाढ़ से मुक्त हो गई। ऐसा ही फ्लिपर गेट मैंने और प्रस्तावित किया, जल्दी बनेगा। तो उसके बाद 80 नगवा क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत बाढ़ आती है, गोदलिया में भी वो भी समाप्त हो जाएगी। नहीं, गोदलिया में सिर्फ घाट तक पानी आता है, घरों में नहीं आता। एक हमारे क्षेत्र की बड़ी समस्या थी, सामने घाट क्षेत्र में बिहार की जनता बड़ी संख्या में निवास करती है और वो छठ पूजा मनाती है। और अब छठ पूजा सिर्फ बिहार का त्योहार नहीं रह गया, उत्तर प्रदेश भी मनाता है, गाजीपुर, बलिया सब मनाते हैं। और यहाँ बनारस में इनकी बड़ी संख्या है, बनारसी भी मनाते हैं। सामने घाट में बिल्कुल कच्चा था, रामनगर में बिल्कुल कच्चा था, और आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार ने, हमारे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी ने सामने घाट में पक्का घाट बनवा दिया। अब वो छठ पूजा लोग पक्के घाट पे मनाते हैं। उसी घाट के ठीक सामने रामनगर। अब आप सोचिए, रामनगर यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक स्थान है। कांग्रेस की सरकार इतने सालों तक सत्ता में रही, क्या वो रामनगर में एक घाट नहीं बनवा सकती थी? कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, नेहरू परिवार की पार्टी है। नेहरू परिवार के सिवा वो पार्टी में किसी को पनपने नहीं देते। क्या क्या उस पार्टी में बड़े नेताओं के साथ हुआ है, इस पर आपको खुद जानकारी होगी। मैं क्या कहूं, लाल बहादुर शास्त्री जी के सम्मान में एक घाट नहीं बनाया कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रामनगर में भी पक्का घाट बना दिया। अब एक प्राथमिक विद्यालय की तो आपको स्टोरी करनी चाहिए, जिसे मैंने गोद लिया था, कंपोजिट विद्यालय महमूदगंज। उसमें 3 शेड की छत थी, छत पे घास उगी रहती थी, बारिश में पानी चूता था, और एक कक्ष में, एक क्लास में 3 क्लास के बच्चे बैठते थे। टीचर बारी बारी से तीनों को पढ़ाते थे। पहले होता है, हाँ, पहले क्लास 1 को पढ़ाया, फिर बगल वाली लाइन में 2 को पढ़ाया, फिर बगल वाली लाइन में 3 को पढ़ाया। बच्चे ये रहते थे कि जब वो अपना सिलेबस पढ़ रहे तब तक 3 का सिलेबस चालू हो गया। आप अब वहां जाके देखिए, एक निजी विद्यालय की तरह वहां मैंने 2 मंजिल की बिल्डिंग बनवा दी है। वो टीन शेड सब हट गए हैं, नलकों से एक बड़ा हॉल बनवा दिया है, विधायक निधि से 2 क्लासरूम बनवा दी है, स्मार्ट सिटी से बड़ी 2 मंजिला बिल्डिंग बनवा दी है। अब वहाँ केमिस्ट्री लैब है, अब वहाँ साइंस लैब है, अब वहाँ प्रोजेक्टर है, अब वहाँ केमिस्ट्री लैब है, अब वहाँ कंप्यूटर लैब है। और वो है सर? ये मेरे कार्यकाल में, हाँ, और ये हम लोग ही कर रहे हैं। देखिए, मैं क्या, मैंने तो सिर्फ प्रस्ताव दिया, मैंने तो सिर्फ प्रोजेक्ट की निगरानी की। पैसा तो मोदी जी ने दिया, योगी जी ने दिया। मोदी जी, योगी जी
जनता से मिले टैक्स के पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी नाते से विकास हो रहा है। पहले की सरकारें इसी पैसे को लूट लेती थी, वो जनता तक नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंच अब पाती। पहुंच रही। अब पहुंच रहे, लगातार विकास की गंगा बह रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में मुझे लगता है लगभग 70 अरब के विकास कार्य हो चुके हैं। 70 अरब के, ये रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड बना है सिर्फ मोदी जी के कारण। मोदी जी और योगी जी तो अक्सर आते भी रहते हैं बनारस में। जी बिल्कुल, मोदी जी मुझे लगता है ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जो हर 3 महीने में अपने क्षेत्र में पहुंच जाए। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जो प्रतिदिन अपने क्षेत्र की रिपोर्ट ले। हम लोग छोटे से एक विधानसभा के विधायक होते हुए भी अपनी सारी परियोजनाओं का रोज निरीक्षण नहीं कर पाते। मोदी जी इतनी जिम्मेदारियां उनके ऊपर, पूरे देश को संभाल रहे हैं। देश के अगल बगल हमारे विरोधियों को भी निपट रहे हैं। पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं, पूरे विश्व को रास्ता मार्ग दिखा रहे हैं। विश्व के अलग अलग देशों में लगातार उनके दौरे लग रहे हैं, और इसके बावजूद प्रतिदिन उनके पास आधे से 1 घंटा होता है जब वो अपने क्षेत्र की खबर लिखते हैं कि आज हमारी विकास की परियोजनाएं कहां तक। हम सभी अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आदरणीय मोदी जी जैसा सांसद और प्रधानमंत्री मिला है। काशी के लिए उन्होंने जो किया है, काशीवासी कुछ भी करके उनका ऋण उतार नहीं सकते। उन्होंने काशी का जर्रे जर्रे का विकास किया है। काशी के हमारे धार्मिक पर्यटन के, धार्मिक आस्था के केंद्रों का विकास किया है, धार्मिक पर्यटन के केंद्रों का विकास किया है। काशी की एक एक सड़क को उन्होंने चमकाया है। काशी को जोड़ने की हर सड़क को कई लेन का बनाया है। काशी से शहर का ट्रैफिक खत्म करने के लिए काशी के बाहर बाहर पूरी रिंग रोड बनाई है। मोदी जी ने जो काशी के लिए किया है, न भूतो न भविष्यति। और महिलाओं के लिए क्या है, मतलब सुरक्षित है यहाँ पर? देखिए, महिलाओं की स्थिति ये थी कि अंधेरा होने के बाद उनका निकलना मुश्किल था। मैं लंका पे भी गई तो मुझे स्टूडेंट बता रहे थे कि पहले हम निकल नहीं पाते थे, अब तो हम आराम से घूमते हैं। आप मुझसे क्या पूछ रही? पब्लिक ने आपको फीडबैक दिया है। ये जो क्राइम और संगठित क्राइम को मिट्टी में मिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसकी वजह से आज हमारी माताएं बहनें पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इक्का दुक्का कहीं अगर कोई घटना हो भी जाती है तो उसको तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और वो आदमी पकड़ा जाता है, जिससे और भी कोई अगर अपराधी मानसिकता का है तो वो हतोत्साहित होता है। संगठित अपराध का 100% सफाया हो चुका है, और जो ये छोटे अपराधी हैं इनको भी पूरी तरह से मुझे लगता है 95-96% इनका भी रिमूवल हो चुका है। बच्चे भी या तो सुधर जाएंगे या तो जेल जाएंगे या तो प्रदेश छोड़ देंगे। सौरभ जी, आपके परिवार ने हम राजनीतिक परिवार से आप हैं, जाहिर सी बात है, और आपको 8 साल करीब हो भी गया है, तो 27 के लिए आपकी कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसके कार्यकर्ता चुनाव में बाहर नहीं आते। हम 5 साल जनता के लिए काम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक सामाजिक संस्था है। तो हम निरंतर सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं। हम वृक्षारोपण करते हैं, हम रक्तदान के शिविर लगाते हैं, हम नेत्रदान जागरूकता के शिविर लगाते हैं, हम स्वच्छता अभियान लगभग हर सप्ताह ही करते हैं। तो हम तो हमेशा ही जनता के बीच में रहते हैं। तो इस नाते से हम आपका विधायक, आपके द्वार अभियान के तहत लोगों के घर घर जाते रहते हैं। मैं अपनी विधानसभा में मुझे लगता है कि 90% घरों में सीधे पहुंच चुका हूं, पैदल चल के पहुंच चुका हूं। तो हम लोग जन चौपाल भी लगाते हैं जगह जगह, घर पे कार्यालय में भी जन सुनवाई करते हैं। तो हम जनता से इतना कनेक्ट रहते हैं कि हमें चुनाव में कुछ अलग से तैयारी करनी जरूरत नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ पर्ची बांटना ही हमारा काम होता है कि चुनाव आ गया तो पर्ची बांट दें। इसके अलावा हमें चुनाव में कुछ भी विशेष नहीं करना होता, क्योंकि हम लगातार 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। बाकी पार्टियां क्या है, वो ट्विटर पे रहती हैं, इंस्टा पे रहती हैं, फेसबुक पे रहती हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हैं, और जब चुनाव आता है तो 1 महीने पहले अचानक से निकल के जनता के बीच में जाती हैं। यही कारण है कि उनकी जनता में स्वीकार्यता नहीं है।
मैंने कहीं सुना था कि बनारस वासियों के पास अगर कोई 2 मिनट भी बैठ जाए तो वो अपना बना लेते हैं, पर विधायक जी मैं तो आपको देख रही हूँ इतना, एक तो मैं आई गेट भी बिल्कुल खुला हुआ था, कोई सिक्योरिटी कुछ भी ऐसा नहीं था, ना काफी लोग बैठे हुए थे, बहुत नॉर्मल, जो कि आप राजनीतिक परिवार से हैं, 2 बार के विधायक हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जिस तरीके से मैंने सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं, मतलब बहुत सरल है, बहुत सरल व्यक्तित्व है आपका। देखिए तो हमेशा से ऐसे रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सब आपको ऐसे ही मिलेगा। ये एक समय था, ये सपा बसपा और कांग्रेस के नेता एक अपने आसपास आभा मंडल बनाते जी थे जी जी कि हम अपने आसपास 25-30 लड़कों को रखेंगे, वो बंदूक लेके रहेंगे, जी, जी, जी। और ये उनको कोई 2,000-4,000 रुपए पॉकेट मनी दे देते थे। अब पब्लिक आती भी थी तो वो इतना डरती थी कि सवाल नहीं पूछती थी। अगर हम पब्लिक को डराएंगे तो पब्लिक हमसे सवाल कैसे पूछेगी, और पब्लिक अगर हमसे सवाल नहीं पूछेगी, अपनी समस्या नहीं बताएगी, तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे। हम लोग कभी ऐसा नहीं करते कि जो युवा हमसे जुड़ रहा है वो हमारे पीछे घूमे। जो युवा हमसे जुड़ता है हम उससे पूछते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो, हम उसके रोजगार की व्यवस्था करते हैं, पढ़ रहा है तो पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। चुनाव में आ गया, चुनाव प्रचार करने बात अलग है, हम उसके मोहल्ले में चले गए, थोड़ी देर हमारे साथ घूम गया, बात अलग है, लेकिन हम अपने पीछे पीछे हुजूम बना के घूमे, भारतीय जनता पार्टी में ये कल्चर ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सौरभ जी, जिनसे आप मुझे जहां तक लगता है कि जनता ने इनका जवाब सुना और मेरा सवाल सुना, तो इनसे आप संतुष्ट भी होंगे, और देखना है कि 27 में क्या होता है, जनता का क्या फैसला होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं बरखा सिंह।